चलिए नमस्कार। तो आज हम हिंदी में 9वीं कक्षा में लेखन की बात करते हैं। तो लेखन के अंतर्गत आपके यहाँ निबंध लेखन होता है। तो ये निबंध लेखन जो है वह 9वीं कक्षा में 6 मार्क्स के लिए निबंध लेखन, तो ये 6 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये 6 अंक जो हैं उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 6 अंक है हमारे पास निबंध लिखने के लिए। तो हमें सूचना भी दी जाती है कि 100 शब्दों में लिखें, 100 शब्दों। अब 100 शब्दों में निबंध लिखना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो उत्तर वही है। मान लीजिए आपकी ये आंसर शीट है, तो उसमें आप एक पेज लिखेंगे, पूरा एक पेज। ये आंसर शीट का एक पेज है, आप एक पूरा पेज लिखेंगे तो भी 100 शब्द तो हो ही जाएगा। एक और बात बता दूं, उसमें एवरेज 30 लाइन होती है और हर एक लाइन में एवरेज 5 या 6 शब्द लिख सकते हैं आप। तो ये 30 लाइन और 6 शब्द, तो पूरा जो आप लिखेंगे तो 180 शब्द लिख सकते हैं। 180 तो हमें लिखना ही नहीं है। हम निबंध स्टार्ट करते, नाम लिखते, उसका पैराग्राफ करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग पैराग्राफ लिखेंगे। तो उसी प्रकार आप पूरा निबंध लिखेंगे तो भी एक पूरा पेज तो नहीं होगा। हाफ या इससे ज़्यादा पेज आप लिखेंगे तो भी 100 शब्द हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पेज में निबंध लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ। तो एक पेज में आपका निबंध हो जाएगा, इससे लंबा तो लिखना ही नहीं। अब निबंध लेखन में एक सूचना और भी है, 3 में से 1 लिखना है। तो 3 निबंध दिए जाते हैं और 3 में से 1 निबंध लिखना है। इसका मतलब है हमें ऑप्शन मिलते हैं दूसरे। तो हर एक निबंध के लिए पॉइंट्स तो दिए जाते हैं, मुद्दे दिए जाते हैं। तो निबंध लेखन कैसे करें, 9वीं कक्षा में 6 अंक के लिए है, उसके लिए 6 अंक है। तो जितने अंक है उसके मुताबिक हमें समय उसे देना चाहिए। तो यहाँ 6 ही अंक हैं, ज़्यादा अंक है ही नहीं, इसलिए ज़्यादा समय देना ही नहीं है। अब निबंध लेखन कैसे करना है आप सीख चुके हैं। 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में निबंध कैसे लिखा जाता है। तो निबंध लेखन करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट्स हर एक निबंध में ये होता है, ये पॉइंट सबसे पहला सभी निबंध में होता है। और अंतिम पॉइंट ये होता है, पहले ये 2 समझ लीजिए। ये क्या है, तो प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना यानी कोई भी निबंध जो है, जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं, उसका आकर्षक परिचय देना है। आकर्षक का मतलब ये हुआ कि आप निबंध लिखते हैं तो जो विषय है निबंध का, उस विषय के अनुरूप कोई काव्य पंक्ति है, कोई सुविचार है, कोई श्लोक है, कोई इंग्लिश वाक्य है, कोई हिंदी शेर है। गुजराती काव्य पंक्ति भी लिख सकते हैं, गुजराती कहावत भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पली आप मातृ प्रेम, उसके बारे में हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो काव्य पंक्ति गुजराती लिख सकते हैं उसमें कि जननी जोड़ सकी नहीं जड़े रेलो। अथवा कोई कहावत, माते माँ बीजा बधा वगड़ा ना वा, गोड़ विना मोड़ो कंसार, माँ विना सुनो संसार। तो इनमें से कोई भी एक आप वहाँ लिख सकते हैं। कोई संस्कृत श्लोक है, संस्कृत वाक्य है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसे संस्कृत वाक्य भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाक्य लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप प्रस्तावना यानी निबंध के विषय का परिचय दे रहे हैं।
तो बहुत आकर्षक होना चाहिए। जो परीक्षक होते हैं वे सबसे पहले तो आपका प्रारंभ देखते हैं, प्रस्तावना देखते हैं। तो विषय के अनुरूप कोई काव्य पंक्ति लिखी है, कोई सुविचार लिखा है, कोई श्लोक लिखा है, कोई कहावत लिखी है, कोई इंग्लिश वाक्य लिखा है, कोई गुजराती काव्य पंक्ति लिखी है, तो वह विषय के अनुरूप पहले लिखना चाहिए। इसके बाद हम विषय का प्रारंभ करते हैं, परिचय करवाते हैं, तो उससे परिचय होना चाहिए। तो ये मुद्दा, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट या मुद्दे के लिए अलग अलग पैराग्राफ लिखें आप। मान लीजिए 5 मुद्दे हैं या पॉइंट्स दिए गए, तो 5 अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ हो सकते हैं। इतने लंबे पैराग्राफ लिखने की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 6 पॉइंट दिए गए हैं और आपको निबंध लिखना है 6 पॉइंट पर, तो हर एक पॉइंट पर आप 4-5 लाइन लिखें, 4 लाइन लिखें, तो भी 20 लाइन हो जाएगी आपकी, और 100 शब्द आसानी से हो जाएंगे। तो हर एक मुद्दे के लिए आप 4 ही लाइन लिखें, ज़्यादा नहीं, तो भी निबंध हो जाएगा, 100 शब्दों से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना हमें लिखना है, हर एक मुद्दे के लिए 4 लाइन लिखनी। तो प्रस्तावना में कोई काव्य पंक्ति लिख लेंगे तो भी चलेगा, तो 2 लाइन या 4 लाइन की। तो यहाँ निबंध का परिचय देना होता है प्रस्तावना में। और एक अंतिम पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये है उपसंहार। ये उपसंहार यानी जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 है, 5 है या 6 है, जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में आपने एक एक पैराग्राफ लिखा है। सभी मुद्दों के बारे में बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ कहना है जो पॉइंट्स में नहीं है। आप अपने विचार रखना चाहते हैं, अपने मौलिक विचार वहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग पॉइंट्स पर लिख रहे हैं, लिखते लिखते कोई बात कोई पॉइंट्स में छूट गई है, आपको याद आ गया कि भाई इस पॉइंट में ये भी लिखना चाहिए था, तो छूट गई है ये बात, तो ये बात भी वहाँ उपसंहार के तौर पर लिख सकते हैं, अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ। तो ये उपसंहार है, और उपसंहार भी आकर्षक होना चाहिए। परीक्षक वह भी देखते हैं। परीक्षक 2 ही बातें देखते हैं, एक तो आपकी प्रस्तावना या प्रारंभ, और आपका अंत यानी उपसंहार। ये 2 चीज़ अच्छी तरह से देखते हैं। तो वहाँ भी कोई विषय से संबंधित काव्य पंक्ति, सुविचार, शेर, संस्कृत श्लोक, गुजराती काव्य पंक्ति, कोई कहावत, कोई इंग्लिश वाक्य, तो ये वहाँ भी लिख सकते हैं विषय के अनुरूप, क्योंकि विषय तो वही है। तो ये उपसंहार में अंत में लिखना चाहिए। दूसरी बात, उपसंहार में पहले तो आप अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। आपको क्या लगता है उस विषय के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। जैसे कोई वर्षा ऋतु का निबंध लिख रहे, लेकिन अंत में वह लिख सकता है कि मुझे ये ऋतु पसंद ही नहीं है, अपने विचार है, क्योंकि बाहर निकल नहीं पाते हैं, बारिश होती है, बीमार हो जाते हैं। तो कोई अपने विचार रख सकते हैं वहाँ के, मुझे ये दूसरी ऋतुओं से ये ऋतु बहुत ही पसंद, क्योंकि नहाने का, स्नान करने का, बारिश में नहाने की मज़ा कुछ और है, बारिश में नहाने का मज़ा कुछ और है, तो ये आनंद मिलता है। तो वहाँ सब अपने अपने विचार रख सकते हैं। तो यहाँ हमें जो बात करनी है लेखन विभाग में, निबंध लेखन में, ये 2 पॉइंट हर एक निबंध में कॉमन होता है, ये पहले समझ लेना चाहिए। बाकी जो पॉइंट्स है उसके बारे में लिखना है, 3-4 लाइन लिखेंगे तो चलेगा, 4 लाइन बस इनफ। तो यहाँ पहले हम एक निबंध देखते हैं। देखिए, तो परीक्षा में ऐसे निबंध लेखन का प्रश्न जो होता है उसमें ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रस्तावना, यानी विषय का परिचय। तो रेलवे स्टेशन की बात है,
रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा ये निबंध का विषय है। तो रेलवे के बारे में, रेल के बारे में कुछ लिखना चाहिए। कोई भी काव्य पंक्ति है, मान लीजिए वो गाना है हिंदी फिल्मों का, बच्चों का गाना है, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले दिल्ली चले, तो ऐसा भी गाना लिख सकते हैं। या रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। तो ऐसी कोई काव्य पंक्ति, बच्चों को जो पसंद आए ऐसा कोई गाना, कोई गीत, कोई काव्य पंक्ति, तो रेलगाड़ी के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये काव्य पंक्ति 1-2 लाइन लिखेंगे आप, और रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा आपने बिताया है, आपको जाना हुआ है, तो उसके बारे में अब लिखना है प्रस्तावना में ही कि रेलवे स्टेशन पर, कहाँ का रेलवे स्टेशन है ये आपको बताना चाहिए। मान लीजिए अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है, गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा जंक्शन, तो वहाँ आप गए हैं तो ये उल्लेख होना चाहिए कौन सा रेलवे स्टेशन, क्यों गए थे, क्यों जाना हुआ था आपका, ये भी वहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये अगला पॉइंट से हमारा कि रेलवे स्टेशन पर जाने का अवसर, आपको ये अवसर क्यों प्राप्त हुआ, क्यों गए थे, उसके बारे में 3-4 वाक्य लिखने, 3-4 लाइन लिखनी है। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल की ओर से कहीं प्रवास में जा रहे, यात्रा पर निकले हैं स्कूल के, तो आपके शिक्षक वे भी आपके साथ हैं, एक के बाद एक बच्चे आ रहे स्टेशन पर अपने माँ बाप के साथ, अभिभावक उसे लेकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आ रहे, सामान भी है उठा रखा है। तो धीरे धीरे सब बच्चे एकत्रित होते हैं रेलवे स्टेशन पर। आपके शिक्षक जो है गिनती कर लेते सबके नंबर से, तो नंबर बोलते हैं और उपस्थिति दर्ज कर लेते कि सभी आ चुके हैं। तो ये अवसर था आपका। अभी आपकी जो ट्रेन है ये आने में काफ़ी देर है, 1 घंटे की देर है, 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। सबको पहले पहुंचना होता है, क्योंकि कोई किसी को देरी हो जाए, कोई चीज़ वस्तु भूल जाए तो व्यवस्था की जा सकती। तो 1 घंटे पहले आप पहुंच चुके हैं। अब वहाँ तो बैठना है, उपस्थिति दर्ज हो गई है। अब वहाँ बैठे बैठे आपने रेलवे स्टेशन को देखा, निरीक्षण किया है, उसके बारे में लिख रहा है। तो हमारा अगला पॉइंट है, पहले तो स्टेशन का वर्णन करना है। रेलवे स्टेशन जो है वह कैसा है। तो रेलवे स्टेशन जो है, मान लीजिए आप अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर हैं, गुजरात का सबसे बड़ा जंक्शन है, कई दिशाओं में ये ट्रेन आती जाती रहती है, काफ़ी भीड़ भी होती है स्टेशन पर, कई यात्री हैं, काफ़ी भीड़ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो उन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह पर जाने वाली गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, एक के बाद एक गाड़ी आती है, यात्री उतरते हैं, कोई वहाँ नए यात्री वहाँ से बैठते हैं। तो ये स्टेशन है, वहाँ की सुविधाओं के बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं कि वहाँ कितने प्लेटफॉर्म हैं और एक जगह से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्या व्यवस्था है, सीढ़ियाँ होती हैं, और पुलिस है, वहाँ नाश्ते के लिए कैंटीन है, सुरक्षा व्यवस्था है, कैमरे लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट बार बार होता है। तो ये स्टेशन की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनके बारे में आप 3-4 वाक्य में ही वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन। अब गाड़ी आने पर क्या होता है उसके बारे में लिखना है। कोई गाड़ी आती है, वहाँ तो कई सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई गाड़ी आती हैं तो गाड़ी में से कई यात्री उतरते हैं, कई कुली भी उनके सामने दौड़कर चले जाते हैं, उनका सामान उठाने लगते हैं, रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से बाहर तक ले जाने के लिए कुली
लाल रंग का यूनिफॉर्म पहने हुए ये कुली, ये काम करते प्लेटफॉर्म पर, तो वे दौड़ जाते हैं। कोई सगे संबंधी परिचित मित्र वे भी प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वहाँ आए हैं अपने सगे संबंधी या मित्र को लेने के लिए। तो गाड़ी आने पर कोई किसी को विदा करने भी आया है, कोई किसी को बैठना भी होता है, तो तेजी से दौड़ते, गाड़ी रुकती नहीं है, इससे पहले दौड़ जाते हैं और जैसे ही गाड़ी रुके तुरंत उस पर चढ़ने लगते हैं। कहीं रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, कहीं रिजर्वेशन नहीं है, तो रिजर्वेशन जहाँ नहीं है वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो विदा करने जो आए हैं सगे संबंधी मित्र परिचित, वे गाड़ी चलने ना लगे तब तक वहाँ रहते हैं। कोई कोई तो रोने लगता है स्टेशन पर, ऐसे दृश्य भी होते, विदा करने आए रोते हैं। कोई गाड़ी के साथ चलने लगते हैं, खिड़की में जो अपने परिचित बैठे हैं, सगे संबंधी बैठे हैं, उनसे बातचीत करते करते गाड़ी के साथ धीरे धीरे चलते भी रहते हैं। तो ये करुण दृश्य भी होता है, कहीं खुशी भी होता है, किसी का आगमन भी होता है। गाड़ी आने पर किसी का आगमन होता है और आगमन से कई लोगों को खुशियाँ भी होती हैं। तो दोनों दृश्य, सुखद और दुखद दोनों दृश्य, ये गाड़ी आने पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। चहल पहल बढ़ जाती है। जो अलग अलग चीज़ें बेचने वाले जो होते हैं वे भी दौड़ जाते हैं। तो गाड़ी आई और गाड़ी फिर चली, रवाना हुई। दोनों की बात मैंने बता दी। गाड़ी रवाना होने से पहले का वातावरण क्या होता है, गाड़ी आती है तब क्या होता है और रवाना होने से पहले क्या होता है। तो आती है तो काफ़ी भीड़ होती है, कई ठेले वाले वे भी दौड़ने लगते हैं, कोई सामान बेचने वाला, कोई खाने पीने की चीज़ें बेचने वाला, वे भी दौड़ने लगते हैं। और गाड़ी जब रवाना होती है तब करुण दृश्य भी होता है। गाड़ी आते हैं तब सुखद दृश्य होता है, कोई किसी का आगमन होता है तो वह आनंद में आ जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन रवाना होने से पहले कोई दुखी भी होता है, अपने सगे संबंधी मित्र या परिचित को विदा करने आए। तो ये दो अलग अलग वातावरण का सृजन होता है, गाड़ी आने पर और गाड़ी जाने पर। तो यहाँ ये वातावरण आपने देखा सुखद और दुखद। फिर एक पॉइंट है, मुद्दा है हमारा, जीवन के विविध रूपों को देखने का स्थान। अब जीवन के विविध रूप दिखाई देते हैं। आपने बम्बई का रेलवे स्टेशन देखा होगा, वहाँ मिनी भारत होता है। आपको लगता है भारत के सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग प्रदेशों की। तमिलनाडु वाले धोती लुंगी पहने हुए, केरल वाले हैं, असम वाले हैं, दिल्ली वाले ही, उत्तर भारत वाले, पंजाबी है, सिख भी है, गुजराती भी है। तो अलग अलग प्रदेशों के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले होते हैं, अलग अलग पहनावा पहने हुए, अलग अलग वस्त्र पहने हुए लोग होते हैं, अलग अलग रंग के लोग भी होते हैं। तो यहाँ बम्बई जैसे बड़े स्टेशन पर तो हमें मिनी भारत का दर्शन होता है। तो यहाँ जो रेलवे स्टेशन पर आप गए हैं, वहाँ जीवन के विविध रूप दिखाई देते हैं। तो जीवन के विविध रूप, सुखद या दुखद क्षणें वहाँ दिखाई देती हैं। कोई स्टेशन पर आया है यात्रा करने अपने परिवार के साथ, तो कोई सामान की चिंता करता रहता है कि सामान की देखभाल करो, ये उठा लो, ये भूल नहीं जाओ। तो कोई बच्चों की या परिवार की चिंता करता रहता है कि भाई ये न खाओ, वह न खाओ, जल्दी दौड़ो, कोई छूट तो नहीं गया, जगह मिली नहीं मिली, उसकी चिंता बनी रहती है। तो कोई वहाँ विदा करने आया, कोई किसी को लेने के लिए आए हैं, ऐसे कई लोग वहाँ हैं। कोई खाने पीने की चीज़ बेचने वाला है, कोई पुलिस वाला है, सुरक्षा कर्मी है, कोई सफाई कर्मी है। तो ऐसे अलग अलग कई लोग वहाँ हैं, अलग अलग प्रकार के सब कार्य कर रहे हैं।
सभी व्यस्त है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के विविध रूप हमें वहाँ दिखाई देते, हंसी, खुशी, रुदन, विदा, आनंद, बच्चों की शोरगुल, ये सब जब जब वहाँ अलग अलग गाड़ियाँ आती है प्लेटफॉर्म पर तो शोरगुल बढ़ जाता है, काफ़ी शोरगुल होता है। और गाड़ी चली जाने पर वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है, कोई नहीं रहता वहाँ, सभी चले गए। जो जाने वाले थे गाड़ी में चले गए और जो विदा करने आए थे वे भी निकल जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी है ही नहीं। तो वहाँ के कुली और ये ठेले वाले वे भी सब चले जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसे विविध रूप वहाँ दिखाई देते हैं, गाड़ी आने पर, गाड़ी जाने पर, और उसके बाद तो जीवन के विविध रूपों का दर्शन करने का, अनुभव करने का ये स्थान है। अब उपसंहार, लास्ट पॉइंट हमारा, तो वहाँ हमें फिर से एक बार कोई न कोई काव्य पंक्ति है, कोई सुविचार हैं, कोई श्लोक हैं, कोई इंग्लिश वाक्य है, कोई हिंदी फिल्म का गाना है, वह भी लिख सकते हैं। ये यहाँ तो रेलवे स्टेशन की रेल की बात है, ट्रेन की बात। तो ऐसे कोई गाने जैसे रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तो ऐसी कोई काव्य पंक्ति भी लिख सकते हैं और अपने विचार वहाँ व्यक्त करना है आपको। आपने ये सभी पॉइंट्स पर लिखा है रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, लेकिन अपने विचार तो वहाँ लिख सकते हैं। मुझे रेलवे स्टेशन बहुत ही पसंद है, वहाँ बैठना और देखते रहना, गाड़ियों का आना जाना, यात्रियों का आना जाना, ये सब देखते रहना मुझे बहुत ही पसंद है। तो कोई अपने विचार ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि भाई दूसरे यातायात के जो साधन हैं उनमें से ये जो रेलगाड़ी है वह यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ, सस्ता भी है, किराया भी कम होता है और सुविधाएं ज़्यादा प्रदान करते हैं। तो हमेशा ये रेलगाड़ी या ट्रेन में ही सफ़र करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, ये भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई ट्रेन की या रेलवे की अस्वच्छता या गंदगी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो वहाँ तो अपने अपने विचार व्यक्त करने, आपको क्या लगा। रेलवे स्टेशन की बात भी कर सकते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पर कितनी स्वच्छता थी, गंदगी थी, स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो वहाँ अपने अपने विचार वहाँ उसे पेश करने हैं और वह 3-4 लाइन में। तो इस प्रकार हमारा यह निबंध समाप्त होता है। क्लियर। अब एक दूसरा निबंध है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये दूसरा जो हमारा निबंध है उसका जो विषय है, जो आपको बहुत ही पसंद आ जाए ऐसा विषय है, देखिए ये विषय है हमारा दूसरा, ये दूसरा निबंध कि यदि परीक्षा न होती, यदि परीक्षा न होती। देखिए कितना अच्छा विषय है आपके लिए। आपको कल्पना करनी है कि यदि परीक्षा न होती, उसके भी पॉइंट्स तो वही रहेंगे। पहला पॉइंट तो वही रहेगा प्रस्तावना, और अंतिम पॉइंट भी वही रहेगा उपसंहार। लेकिन बीच वाले पॉइंट्स देख ले कि परीक्षा न होने पर आनंद, परीक्षा न होने पर आनंद। आनंद तो है, आनंद ही आनंद है। अगला पॉइंट है परीक्षाएं विद्यार्थी के ज्ञान की सूचक नहीं। परीक्षाएं विद्यार्थी के ज्ञान की सूचक नहीं।
अगला पॉइंट है अभिभावकों तथा परीक्षकों को राहत। परीक्षकों अगला पॉइंट है मार्गदर्शिका, फिर मार्गदर्शिकाओं, कोचिंग क्लास, आदि से छुटकारा। अगला पॉइंट है परीक्षा अनिवार्य। और अंतिम पॉइंट जो सभी में होता है वह उपसंहार। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये पॉइंट्स के आधार पर हमें निबंध लिखना है और 100 शब्दों में ही लिखना है, लंबा तो लिखना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात प्रस्तावना के बारे में करते हैं कि प्रस्तावना में हमें क्या लिखना चाहिए। कोई विषय के अनुरूप कोई काव्य पंक्ति है, कोई सुविचार है, कोई श्लोक है, तो ये लिखना चाहिए। मान लीजिए कि हम इस विषय पर लिखते, यदि परीक्षाएं न होती तो सबसे पहले कोई काव्य पंक्ति लिखते, चलिए तो ये काव्य पंक्ति चलेगी। देखिए तो यहाँ एक काव्य पंक्ति है, जिनकी ये काव्य पंक्ति उस कवि का नाम पता है तो ये भी लिखना चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की काव्य पंक्ति है। नहीं पता है तो नहीं लिखना चाहिए। चलिए तो ये काव्य पंक्ति हमने लिखी सबसे पहले प्रस्तावना में। तो ये काव्य पंक्ति क्या कहना चाहती है कि हो गई है पीर पर्वत सी, पीर पीर यानी पीड़ा,
दुख कैसा हो गया है? पर्वत जैसा ऊंचा, यानी बहुत बढ़ गई है पीड़ा। ये परीक्षा की पीड़ा इतनी बढ़ गई है, ये कहना चाहते हो गई है पीर पर्वत सी, वह पिघलनी चाहिए। अब बहुत बढ़ गई, अब पिघलनी चाहिए, पीड़ा कम होनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से। हिमालय जैसी ऊंची पर्वत जैसी पीड़ा हो गई, हिमालय जैसे पर्वत, तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उसका अवतरण होना चाहिए। पर्वत है ऊंचा तो किस काम का? कोई गंगा वहां से निकलनी चाहिए उद्धार करने हेतु। हमारा उद्धार करने के हेतु वहां से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये काव्य पंक्ति इस विषय से बहुत ही अनुरूप है। यदि परीक्षाएं न होती, अब परीक्षा सबके लिए बोझ बन चुकी है। आप सब जानते हैं, माँ बाप है, माता पिता है, अभिभावक, विद्यार्थी तो है ही, लेकिन शिक्षक और परीक्षक, उन सभी के लिए ये सिर दर्द बनी हुई है। आप सबको तो लगता है परीक्षा सिरदर्द है, लेकिन परीक्षकों और शिक्षकों के लिए भी वह सिरदर्द बनी हुई है। तो ऐसी परीक्षा न हो, एक कल्पना है। तो अब पहला पॉइंट तो हमारा हो गया प्रस्तावना। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। परीक्षा न होने पर आनंद ही आनंद। कल्पना कितनी अच्छी है कि यदि परीक्षा ना हो तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कि ये जो साल भर पढ़ाई करनी और बाद में जो परीक्षा देनी होती है, सिरदर्द बढ़ा देती है। बच्चों को ही नहीं, उसके अभिभावक माता पिता, उनके भी बीपी बढ़ाने वाली ये परीक्षा पद्धति। ये ना हो तो कितना आनंद होता है। ये कल्पना कितनी सुहावनी है, कितनी अच्छी लगती है हमें, हम सभी को अच्छी लगती है। अब अगला पॉइंट, उसके बारे में बात करें कि परीक्षा ये विद्यार्थी के ज्ञान की सूचक नहीं। अब परीक्षा जो है, साल भर आप पढ़ाई करते हैं, जितना भी पढ़ा है, जो भी सीखे हैं आप, जून महीने में सीखा है, वह आपको जाकर अप्रैल या मई महीने में उसकी परीक्षा देनी होती है। तो ये सारा जो कुछ है कंठस्थ करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो ये परीक्षा जो है ये ज्ञान की सूचक नहीं है, हमारी स्मृति शक्ति कितनी है, याददाश्त कितनी है, उसकी कसौटी करती है कि हमने जून में जो सीखा है वह अप्रैल तक याद है या नहीं है। याददाश्त उसका परीक्षण करने वाली ये कसौटी है। ये हमारे ज्ञान की सूचक नहीं है। हमें क्या प्राप्त हुआ ज्ञान, हमारे अंदर कौन कौन से कौशल का विकास हुआ, ये नहीं देखती। याददाश्त को देखती है, कितना आपको याद रहा है। तो याददाश्त को नापने वाली ये परीक्षा पद्धति जो है, ज्ञान की सूचक नहीं, उसमें कितना ज्ञान बढ़ा है, कितना कौशल बढ़ा है, यह उसकी परीक्षा तो होती ही नहीं। अगला पॉइंट है हमारा, अभिभावकों तथा परीक्षकों को राहत। ये महत्वपूर्ण है। मैंने पहले बताया ना कि सभी का बीपी हाई करने वाली ये परीक्षा, तो सभी को राहत मिलती यदि जो परीक्षाएं न होती। खास करके माता पिता, हमारे अभिभावक जो हमारी देखभाल करते हैं, उनके लिए भी ये चिंता का विषय है हमारी परीक्षा। उनको भी रात भर जागना पड़ता है, देखभाल करनी होती है कि हम पढ़ते नहीं पढ़ते। पूरे वर्ष माता पिता या अभिभावक को हमारी चिंता बनी रहती है कि परीक्षा में अच्छे अंक हम प्राप्त करें।
हमारे शिक्षक और परीक्षक उनको भी बड़ी राहत मिलेगी यदि जो ये परीक्षाएं न होती। परीक्षक को ये जो हमारी उत्तर वही है उसे जांचना होता है कितनी सारी उत्तर वहियां, ये जांचने में जांच कार्य जो है वह अच्छा नहीं लगता, किसी भी शिक्षक को पूछे आप। तो ये परीक्षकों को तो बड़ी राहत मिलेगी, तो सभी के लिए राहत पूर्ण समाचार हैं यदि परीक्षा न होती। अगला पॉइंट हमारा देखिए, मार्गदर्शिकाओं, कोचिंग क्लास आदि से छुटकारा। अब परीक्षा ही ना हो, परीक्षा लेनी ही नहीं है, तो हमें ये मार्गदर्शिका, ये तो शुद्ध हिंदी हो गया मार्गदर्शिका, उसका हमें इंग्लिश करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। गाइड, उससे भी अलग एक शब्द है नवनीत। ये नवनीत का अर्थ मार्गदर्शिका ऐसा तो नहीं होता। नवनीत ये शब्द जो है उसका अर्थ तो होता है मक्खन, ये संस्कृत शब्द है नवनीत। तो ये मक्खन की तरह बिना चबाए हमारे गले के नीचे सब कुछ उतार देती है, ये हमारी नवनीत। तो ये मार्गदर्शिका या स्टडी मटेरियल जो भी है, और कोचिंग क्लास, ट्यूशन, उनसे भी मुक्ति मिलेगी, इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। एक तो ये नवनीत जो है मार्गदर्शिकाएं हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, ये स्टडी मटेरियल है हमारा उनसे मुक्ति मिलेगी, और ये ट्यूशन पर जाना, कोचिंग क्लासेस में जाना, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। यानी समय ही समय मिलेगा खेल कूद के लिए, ज़्यादा समय मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है यदि परीक्षा ना हो। अगला पॉइंट हमारा, परीक्षा अनिवार्य। अब आपने अच्छी अच्छी बातें की, आपको पसंद आई ये सब बातें लिखी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है यहाँ, परीक्षा अनिवार्य। तो ये भी हमें बताना चाहिए कि भाई परीक्षा पद्धति चाहे अच्छी ना हो, ठीक ना हो, लेकिन परीक्षा लेनी तो होती है। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में विद्यार्थी को भेजना, उसने क्या प्रगति की है उसे नापना, उसने क्या कौशल हासिल किए, क्या ज्ञान अर्जित किया, उसे देखने के लिए भी कोई ना कोई परीक्षा तो होनी चाहिए। तो परीक्षा तो अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ जो परीक्षा पद्धति है वह ठीक नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लिखित परीक्षा होती है, लिख कर देनी होती है, हमारे याददाश्त की कसौटी होती है, हमारे ज्ञान की कसौटी नहीं होती, हमारे कौशल की कसौटी नहीं होती। हम क्या क्या कर सकते, ड्राइंग है, अभिनय है, तो दूसरी कई सारी प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें हम हिस्सा लेते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, उसके कोई अंक नहीं मिलते। तो ये परीक्षा पद्धति ठीक नहीं है, तो उसे बदलनी चाहिए, लेकिन परीक्षा तो होनी चाहिए। इसके बिना पता ही कैसे चलेगा। अब उपसंहार, तो वहाँ भी कोई आप काव्य पंक्तियाँ पहले लिखकर बता सकते हैं, या पहले लिख सकते हैं परीक्षा के बारे में अपने विचार। तो आप बता सकते हैं कि भाई आजकल की परीक्षा पद्धति ठीक नहीं है, ये जो लिखित स्वरूप है परीक्षा का, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल परीक्षा भी होनी चाहिए। तो हमने प्रैक्टिकल जो है ज्ञान हम बता सकते हैं कि क्या हमने सीखा है, उसकी भी कसौटी होनी चाहिए। जैसे कोई काव्य है तो काव्य गान है, कोई नाटक है तो नाटक का अभिनय है, कोई वक्तृत्व है, कोई निबंध लेखन है, उसके द्वारा भी कसौटी ली जा सकती है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम
50% होनी चाहिए, सभी ये लिखित स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल परीक्षा पर जोर देना चाहिए, जिनसे ये सब लिखित स्वरूप ना हो, इतना याददाश्त की कसौटी ना हो। तो ये हमारे विचार हम व्यक्त कर सकते हैं, आपको भी जैसा भी लगे वह आप बता सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं उपसंहार में। और कोई काव्य पंक्ति जो है वह भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दुष्यंत कुमार की एक दूसरी पंक्ति बता रहा हूँ, तो ये दुष्यंत कुमार की ही पंक्ति है सिर्फ। तो ये भी दुष्यंत कुमार की काव्य पंक्ति है। यहाँ उसने कहा है कि भाई सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि भाई ये सूरत बदलनी चाहिए, माहौल जो है ये बदलना चाहिए, ये जो परीक्षा पद्धति है वह ठीक नहीं है, उसे बदलना चाहिए। परीक्षा ना हो ऐसी बात नहीं, लेकिन ये पद्धति तो बदलनी चाहिए, अवश्य बदलनी चाहिए। और आजकल ऐसा हो भी रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं कि आए दिन ऐसे बदलाव हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम पर अब जोर दिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं अभी अभी। तो धीरे धीरे ये बदलाव होगा। नई जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत काफ़ी बदलाव आएगा। तो ये बात भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि ये दो जो निबंध के पॉइंट्स आपने देखे, तो उस पॉइंट्स के आधार पर आप निबंध लिख सकते हैं। जैसे ये पहला निबंध है रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, तो ये आपको होमवर्क में करना है, ये होमवर्क है। रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, तो एक निबंध आप लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपने देखे थे अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको पॉइंट्स के लिए, और पॉइंट्स के आधार पर आपको ये निबंध लिखना है। आप लिख सकते हैं। कोई काव्य पंक्ति ढूंढना है, कहीं से ना मिले तो गूगल दादा को पूछना है कि रेलवे पर, ट्रेन पर कोई काव्य पंक्ति बताए। तो ये काव्य पंक्ति लिखकर आप अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा निबंध, लेकिन एक बात मर्यादा उसकी याद रखनी है, एक ही पेज में समाप्त हो जाना चाहिए। और जितने भी पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट्स जो हैं उतने पैराग्राफ होने चाहिए। शुरुआत यानी प्रस्तावना या प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए, कोई काव्य पंक्ति से, श्लोक से, कोई सुविचार से, कोई कहावत से, कोई इंग्लिश वाक्य से, कोई गुजराती काव्य पंक्ति से विषय के अनुरूप प्रस्तावना या प्रारंभ होना चाहिए। और उपसंहार भी उसी तरह, कोई काव्य पंक्ति, कहावत, श्लोक, इंग्लिश वाक्य, गुजराती कोई काव्य पंक्तियाँ, उनसे उपसंहार होना चाहिए। तो एक अच्छा सा निबंध आप एक ही पेज में लिखना है, ये हमारा होमवर्क है, ये विषय पर लिखना है। क्लियर? अब दूसरे जो निबंध हैं अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ये 2 निबंध हमें करने हैं, लेकिन आपको होमवर्क में नहीं करने।
ये दो निबंध जो है उसके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, तो उसके बारे में आपको जानना है, कोशिश करनी है आपको कि ये निबंध है पहला, मेरे प्रिय नेता, और नाम भी बताया गया है सरदार पटेल। तो ये एक निबंध है। दूसरा जो निबंध है वह है वृक्षारोपण। तो इन दो निबंध के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे तो ये दोनों निबंध हमें लिखने हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाता है और लिखवाऊंगा भी यहाँ, लेकिन आपको जानकारी प्राप्त करनी है। 8वीं कक्षा में शायद आप पढ़ चुके हैं अखंड भारतना शिल्पी। तो ये पूरा लेसन जो है सरदार पटेल पर, वृक्षारोपण के बारे में तो आप कई सालों से पढ़ रहे, 7वीं 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं वृक्षारोपण। तो ये दोनों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करके आना है, फिर उनकी बात करेंगे, हम लिखेंगे उनके बारे में, दोनों निबंध लिखेंगे। यहाँ निबंध कैसे लिखा जाता है ये मैं बताऊंगा, या दो निबंध लिखवा कर। आज तो हमने सिर्फ मुद्दे जो है पॉइंट्स है उनकी चर्चा की है, ये दो विषय पर जिनके बारे में आप अब निबंध लिखेंगे। एक निबंध आपको लिखना है और दूसरा जो निबंध है यदि परीक्षाएं न होती, ये समय रहने पर मैं लिखवा दूंगा, ये आपको नहीं करना है, लेकिन एक निबंध तो आपको होमवर्क पे करना ही है। क्लियर? अगली बार फिर मिलेंगे, ये निबंध लेखन के लिए मिलेंगे। क्लियर? नमस्कार।